Everyone, so welcome back to Canvas classes. Myself Paras Thakur, and let's get started with our last lecture of NCERT solutions on chemistry in everyday life. चलिए तो शुरू करते हैं एंड बिफोर एनी डिले इसको शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि सारे बच्चों के बहुत ये काम आएंगे ये लेक्चर्स, क्योंकि सिर्फ NCERT कवर नहीं कर रहे हम आपके जेई और नीट के लिए भी आपको हेल्प कर रहे हैं, तो बोर्ड एग्जाम के लिए भी आपके बहुत काम आने वाले हैं और जेई नीट में भी ये टॉपिक काफ़ी स्कोरिंग है। तो बिफोर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 21, थोड़ा सा हम सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। वैसे तो आपने जूनियर क्लासेस में और पहले भी पढ़ा ही हुआ है, सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में सरफेस केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ है, फिर भी अ लिटिल बिट आइडिया देखिए। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिटर्जेंट्स, राइट। तो टू टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट्स आर यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट्स, दीज आर सोप्स एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट। तो सोप आपके किससे बनते हैं? लॉन्ग चेन फैटी एसिड से, है ना। तो देखिए, दीज इंप्रूव क्लीनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। आपको पता है यार, सोप और डिटर्जेंट दोनों का काम सफाई करना है ना। नॉर्मल पानी से जो मैल साफ नहीं होगा, जो चीज़ें साफ नहीं हो पाती हैं, वहां पर हम सोप या डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, तो अगर हम बात करते हैं सोप की, तो सोप बनाने के लिए हमें क्या रिएक्शन करवाना होता है? देखिए, यहां पर हमारे पास है ग्लिसरील एस्टर। बेटा, एस्टर का अगर मैं हाइड्रोलिसिस करवाऊं, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, तो एस्टर टूट के क्या बनाएगा? अल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलिसिस करेंगे उसका, तो वो सॉल्ट बनाएगा, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाएगा, प्लस साथ में अल्कोहल बनेगा। तो ठीक है, क्योंकि ग्लिसरील एस्टर था तो इससे ग्लिसरॉल मिल गया आपको, और ये मिल गया सोडियम स्टीरेट। तो सोडियम स्टीरेट है क्या? इट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ स्टीरिक एसिड। ओके, तो ये आपका सोप है। तो soaps are the detergents used since long. Soaps used for cleaning purpose are sodium or potassium salts of long chain fatty acids. This is to be remembered. ये आपको याद रखना है कि सोप क्या क्या है, या तो सोडियम या पोटाशियम के सॉल्ट्स हैं ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। ओके, एंड लाइक स्टीरिक एसिड, ओलिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, इनका सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपको सॉल्ट बना देना है। नाउ सोप्स कंटेनिंग सोडियम सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय हीटिंग द फैट। फैट कौन सा? ये ग्लिसरील एस्टर जो है ना आपका, ये फैट, ठीक है। इसको हीट करते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ, जिस प्रोसेस को कहा जाता है सेपोनिफिकेशन, और इसमें आपका फाइनली सॉल्ट बनता है, सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, जिसको सोप बोलते हैं। और साथ में ग्लिसरॉल जो है वो एज अ बाई प्रोडक्ट बच जाता है, जिसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू रिकवर कर लेते हैं, ठीक है। तो एस्टर्स का हो जाएगा हाइड्रोलिसिस, और जो सोप बनता है वो कोलाइडल फॉर्म में होता है, कोलाइडल। अब उस कोलाइडल फॉर्म को आपको प्रेसिपिटेट करवाना है, तो उसके लिए हम डालते हैं उसमें NaCl, सोडियम क्लोराइड डालते हैं, ठीक है। तो इट इज प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय एडिंग सोडियम क्लोराइड। अब वो सेटल डाउन हो गया, बाकी का जो सॉल्यूशन बचा उसमें क्या है? ग्लिसरॉल, ठीक है ना। पीछे क्या बना था? सोडियम स्टीरेट, ये आपका सोप है, और इसके साथ जो बाकी बचा दैट इज ग्लिसरॉल। तो सोप जो कोलॉइडल फॉर्म में था उसको तो आपने सोडियम क्लोराइड डाल के प्रेसिपिटेट कर लिया, नीचे सेटल कर गया, बाकी सॉल्यूशन में बचा ग्लिसरॉल, उसको हम रिकवर करते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब दूसरी बात, ओनली सोडियम एंड पोटेशियम सोप ही पानी में घुलते हैं, आर वाटर सॉल्युबल, इसलिए उन्हीं को आप क्लीनिंग पर्पज के लिए यूज कर सकते हो। जनरली पोटेशियम सोप्स आर सॉफ्ट टू द स्किन। तो मतलब जो अच्छे वाले महंगे वाले होंगे, बड़े इनकी ऐड आती है, वो जनरली मतलब एज्यूम किया जा सकता है कि वो पोटेशियम सोप होंगे। दिस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन द प्लेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हमने पीछे प्रोसेस पढ़ा, ठीक है। नाउ तो बेसिकली ऑल सोप्स आर मेड बाय बॉइलिंग फैट और ऑयल विथ सुटेबल सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड। अब वो सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड आपका NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है। नाउ वेरिएशंस आर मेड बाय यूजिंग डिफरेंट रॉ मटेरियल, है ना। अब आप कौन सा फैट ले रहे हो या कौन सा ऑयल ले रहे हो, तो वो बदल दोगे आप, तो सोप में थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको आ जाएगा। फिर डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे कुछ सोप आपने देखे बड़े महंगे लगते हैं और थोड़े ट्रांसपेरेंट से होते हैं, तो उसको बनाने का तरीका कुछ और है। जो बाथरूम सोप है, जो टॉयलेट वगैरह में यूज़ करते हैं, उसको बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। तो अलग अलग तरह के सोप को बनाने का तरीका, जो रॉ मटेरियल है वो डिफरेंट है, और प्रोसेस में भी थोड़ी सी वेरिएशन वहाँ पे होती हैं। नाउ अब दूसरी बात करते हैं भी सिंथेटिक डिटर्जेंट्स की। दे आर द क्लींजिंग एजेंट्स विच हैव all the properties of soap but which actually do not contain any soap. साबुन के सारा काम कर देंगे वो, बट उसमें साबुन साबुन वाला कोई कंपोनेंट नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि सर उनमें साबुन वाला कोई कंपोनेंट नहीं है? मतलब उनमें फैटी एसिड के सॉल्ट नहीं है। तो फैटी एसिड
के जो सॉल्ट थे आपको वो नहीं चाहिए थे इसमें आपको, पर वो काम सोप जैसा करता है, पर वो वाला कंपोनेंट वो इस्तेमाल नहीं करता। ठीक है, तो दीज कैन बी यूज बोथ इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। सोप आपका सिर्फ सॉफ्ट वाटर में झाग बनाते हैं, हार्ड वाटर में झाग नहीं बनाते। ठीक है, जबकि सिंथेटिक डिटर्जेंट जो होता है वो आपका सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर दोनों में झाग देता है, इसीलिए ज्यादा काम आता है। इवन ठंडे पानी में झाग बना देगा, गर्म पानी की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहां से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको मैंने बता दी। अब पहला एक्सप्लेन कीजिए कैटायनिक डिटर्जेंट, एनायनिक डिटर्जेंट और नॉन आयनिक या न्यूट्रल डिटर्जेंट। चलिए अब एनसीईआरटी से ही कहानी पढ़ लेते हैं इसको। तो एनायनिक डिटर्जेंट, अब नाम से पता लग रहा है यार, एनायनिक पार्ट है जो एज ए डिटर्जेंट वहां पे काम करेगा। यही हुआ है ना, एक सॉल्ट होगा जिसमें एक एनायनिक पार्ट है, कैटायनिक पार्ट है। अगर एनायनिक पार्ट मेरा डिटर्जेंट की तरह काम कर रहा है तो उसको मैं एनायनिक डिटर्जेंट बोलूंगा। तो दीज डिटर्जेंट्स आर द सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनेटेड, पीछे कार्बोक्सिलिक एसिड थे, है ना, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड था, ये क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सॉल्ट किससे बनाना है, सल्फोनेटेड ग्रुप से बनाने हैं। तो आपके पास शुरुआत में क्या था बेटा, एक लॉन्ग चेन अल्कोहल था, ये। ठीक है, ये आपके पास शुरुआत में लॉन्ग चेन अल्कोहल, ये आपके पास आ गया। ओके, तो ये जो लॉन्ग चेन अल्कोहल था इसको आपने H2SO4 से ट्रीट किया, तो जो OH ग्रुप है ये रिप्लेस हो गया OSO3H से। ओके, तो ये बन गया आपका हाइड्रोजन सल्फेट। तो अल्कोहल को H2SO4 से ट्रीट करने पे क्या बनेगा, उसका हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। फिर उसको NaOH के साथ आपने ट्रीट किया, तब जाके उसका सोडियम सॉल्ट बनेगा। ये तो बोला ना, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन अल्कोहल। ठीक है, तो ये सल्फोनेशन हो गई, सल्फोनेशन के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया, सॉल्ट बन गया, और ये जो बना यही आपका एनायनिक डिटर्जेंट है। ओके, तो ये एक नॉर्मल अल्काइल चेन भी हो सकती है ना, ये जो आपकी चेन है इट कैन बी नॉर्मल अल्काइल चेन, और ये बेंजीन वाला मतलब अराइल भी हो सकती है। जैसे बेंजीन वाला पार्ट है, तो बेंजीन वाले पार्ट को आप H2SO4 से ट्रीट करिए, क्या होगा, सल्फोनेशन हो जाएगी, वहां पे SO3H ग्रुप लग गया। अब इसका NaOH से ट्रीट करने पे इसका आपका सोडियम सॉल्ट बन गया। तो ये आपके अल्काइल बेंजीन में भी ये चीज आप करवा सकते हैं। तो ये है आपके एनायनिक डिटर्जेंट्स। ठीक है, हाँ ऊपर इन्होंने पहला पूछा वैसे कैटायनिक है, बट हम यहाँ पहला एनायनिक एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि बुक में जो सीक्वेंस है वो पहला एनायनिक है। तो परेशान मत हो जाना, सर ऊपर तो कैटायनिक दिया हुआ, आप वन में एनायनिक क्यों लिख रहे हो, है ना, समझ लेना, वहां थोड़ा सा आंखें खुली रखो। तो इन एनायनिक डिटर्जेंट्स द एनायनिक पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व इन द क्लींजिंग एक्शन। बोले सर ये तो कॉमन सेंस थी, तभी तो उसको एनायनिक डिटर्जेंट बोल रहे हैं। नाउ द सोडियम सॉल्ट्स ऑफ अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स आर एन इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ एनायनिक डिटर्जेंट। कौन कौन कौन, सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स, वो थोड़े इंपॉर्टेंट माने जाते हैं इनमें। ठीक है, तो जनरली कहां यूज होते हैं भैया ये, हाउस होल्ड वर्क। अब बोलेंगे सर हाउस होल्ड वर्क में सारे आ गए ना, धोना सब कुछ, घर में जो भी धुलाई होता है, मतलब इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल वाला काम नहीं हो रहा ना आपका। ठीक है, तो घर का जो काम है, बर्तन कपड़े वगैरह, वहां सब कुछ यूज हो जाएगा। एंड एनायनिक डिटर्जेंट आर ऑल्सो यूज इन टूथपेस्ट स्मॉल क्वांटिटी में, है ना। वैसा नहीं है कि तुम घर पे जाके विम बार लो और उस पर ब्रश रगड़ के अरे घिस रहे हैं सर, सफेदी आएगी इसमें, इसमें नींबू है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। कैटायनिक डिटर्जेंट्स, ऑब्वियसली इनमें कैटायनिक पार्ट एज ए डिटर्जेंट काम करेगा। तो कैटायनिक डिटर्जेंट्स आर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ अमीन्स विद एसिटेट्स। ये आपके यहाँ पर 4 बॉन्ड लगा लीजिए, तो ये आपको दिखाई दे रहा है ना, पूरे सिस्टम के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है। तो क्वाटरनरी सॉल्ट है ना, नाइट्रोजन चारों तरफ अल्काइल ग्रुप से घिरा हुआ है ना, तो दे आर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ अमीन्स विद एसिटेट्स, क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स। जैसे कि यहाँ पर ये ब्रोमाइड वाला एग्जांपल दिया हुआ है, एसीटेट के साथ भी बन सकता है, क्लोराइड के साथ भी बन सकता है। ठीक है, तो इसका जो कैटायनिक पार्ट है इट हैज अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, ओके, एंड अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पे। नाउ दीज आर कॉल्ड कैटायनिक डिटर्जेंट्स। ठीक है, इसका नाम क्या भैया, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। ये सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ये आपका सिटाइल ग्रुप हो गया।
और ये 3 मिथाइल आपके ट्राई मिथाइल हो गए, अमोनियम ब्रोमाइड। ओके, तो ये हेयर कंडीशनर में यूज किया जाता है। अब आगे से बाल कटवाने जाओगे या शैम्पू करवाने जाओगे तो थोड़ा सा तुम लोग ज्ञान दे सकते हो वहां पे। ओके, नाउ केटानिक डिटर्जेंट्स हैव जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज एंड आर एक्सपेंसिव। जर्मिसाइडल मतलब हेयर कंडीशनर भी लगा रहे हैं और जो सिर में तुम्हारे ठीक है, मतलब हो भी सकते नहीं भी हो सकते, ठीक है, जो जर्म्स वगैरह होंगे उनको भी ये क्या करता है, साइडल और स्टैटिक, याद है ना, साइडल मतलब किल करता है, जर्म्स को किल करेगा, है ना, रोकेगा नहीं, सिर्फ किल ही कर देगा। तो इससे थोड़े महंगे भी होते हैं और थोड़ा लिमिटेड यूज होता है, सब हर एक के सर में उतने जर्म्स नहीं होते कि सबके हेयर कंडीशन तुम लोग ये लगाना स्टार्ट कर दो। तो याद रहेगा उसका एग्जाम्पल, दे आर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ अमीन्स विद एसिटेट्स हो सकते हैं, क्लोराइड्स हो सकते हैं या ब्रोमाइड हो सकता है। तो इसका कैटाइनिक पार्ट है जो एज अ डिटर्जेंट काम करता है, ठीक है। एंड नॉन आयनिक, थर्ड न्यूट्रल इन नॉन आयनिक, दे डू नॉट कंटेन एनी आयन। ऑब्वियसली बात है यार, नाम से पता लग रहा है। वन सच डिटर्जेंट इज फॉर्म्ड व्हेन स्टेरिक एसिड रिएक्ट्स विद पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, ये आपका स्टेरिक एसिड आ गया, CH3CH2 16COH प्लस पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, इट्स अ पॉलीमर, ठीक है। ये जो आपस में रिएक्ट करते हैं, वाटर यहाँ पर निकलेगा, पानी निकल जाएगा और ये आपका बना डिटर्जेंट। तो कोई आयन इसमें नहीं है, कोई सॉल्ट की फॉर्म में ये नहीं है। तो ये कहाँ यूज हो रहा है, लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट्स आर नॉन आयनिक टाइप, लिक्विड डिश वॉशिंग है ना। अब बर्तन धोओगे तो पता चलेगा तुम लोगों को। मैकेनिज्म ऑफ क्लींजिंग एक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ डिटर्जेंट इज सेम एज दैट ऑफ सोप। दे ऑल्सो रिमूव ग्रीज एंड ऑयल बाय मिसल फॉर्मेशन। तो मिसल फॉर्मेशन तो आपने सोप में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे भी, हम थोड़ा आगे के क्वेश्चन में करेंगे इसको। तो देखो, है तो ये चैप्टर रट्टू। अब जितना इसको कहानी की तरह पढ़ोगे और खुद को रिपीट करते चलोगे, एक बार एक पढ़ी फिर खुद को रिपीट किया, अच्छा कैटायनिक में ये था, एनायनिक में ये था और न्यूट्रल में ये था, उतना ही आपको याद रहेगा। नाउ व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स। चलिए इसके बारे में से आपको एक मेरे को याद आया, जब मैं मर्चेंट नेवी में था तो शिप पे क्या होता है कि जो भी आप साबुन यूज करेंगे, अब ऑब्वियसली बात है वो स्टोर करके तो नहीं रखोगे ना। अब आप बर्तन धो रहे हो, नहा रहे हो, वो सारा का सारा पानी डिस्चार्ज तो आपको करना ही पड़ेगा। तो वो जो सोप वहां पे यूज होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली उस सारे पानी को डायरेक्टली हम सी में नहीं छोड़ते, उसको ट्रीट किया जाता है, प्रॉपरली उसको ट्रीट किया जाता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्योरिटी तक। यस, एक सर्टन अमाउंट ऑफ की इतने ppm तक की प्योरिटी इसमें होनी चाहिए, तभी आप उसको डिस्चार्ज करेंगे, ठीक है। तो वो जो सोप है वो सारा बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए, ताकि उस प्रोसेस, वो जो ट्रीटमेंट होता है वहां पर जो स्पेशल कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, है ना, वो उसको डिकम्पोज करते हैं, डिग्रेड कर देते हैं धीरे धीरे। इसलिए फिर आप उसको अगर पानी में छोड़ देंगे, सी में छोड़ देंगे, तो वो मतलब डैमेज नहीं करेगा जाके, है ना, एक्वाटिक लाइफ को हार्म नहीं करेगा। और नॉन बायोडिग्रेडेबल, और ये बायोडिग्रेडेबल थोड़े महंगे भी होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो नॉर्मल ऐसे घरों में यूज़ कर लेते हैं विदाउट थिंकिंग कि यार ये चीज़ जब आगे वो आपका जो ड्रेन का पानी है वो आगे जाके किसी नाले में, नाले से आगे जाके किसी रिवर में कहीं जाके मिलेगा, तो वो क्या करेगा, वो क्योंकि वो डिग्रेड नहीं हुआ तो वो वहाँ पॉल्यूशन फैलाएगा, एक्वेटिक लाइफ को किल करेगा, वो पानी को बहुत गंदा पोल्यूट कर देगा, वो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो इसलिए ट्राई करनी चाहिए कि हम बायोडिग्रेडेबल सोप का इस्तेमाल करें, है ना, जो जैसे खादी वगैरह के बनते हैं ना वो, ठीक है, हैंडमेड सोप्स जो होते हैं दे आर सॉफ्टर और बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं, थोड़ा ज़्यादा मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होते हैं। मैं किसी की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ और ठीक है, नहीं तो मैं अपना ना साबुन बना के बेचना स्टार्ट कर दूँ। देखो, तो डिटर्जेंट्स हैविंग स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स, जिनकी जो अल्काइल चेन है वो स्ट्रेट चेन है, वो आसानी से डिग्रेड हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसलिए उनको कहा जाता है बायोडिग्रेडेबल। मतलब अगर स्ट्रेट चेन की जगह ब्रांचिंग आ जाएगी, उसमें जितनी ज्यादा ब्रांचिंग आ जाएगी उसको डिग्रेड करना उतना ही मुश्किल हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है। तो उनको फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है, ठीक है, सिंपल। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स एक्यूमुलेट इन रिवर्स एंड वाटरवेज, देयरबाय कॉजिंग सीवियर वाटर पॉल्यूशन। तो आपने न्यूज में सुना ही होगा, अरे वहां पे मतलब झील थी, नदी थी, जो भी, उसमें इतना झाग था, झाग आ गया, राइट, आग लग गई, कभी तो आग लग जाती है, वो अलग केमिकल्स की वजह से होता है। बट ये जो आप देख रहे हैं झाग यहाँ पे है पानी के ऊपर, ये सारा इसी वजह से है, क्योंकि वो जो डिटर्जेंट थे वो आपके डिग्रेड नहीं हुए, ठीक है, वो डिटर्जेंट फॉर्म में ही चले गए पानी के अंदर, और पानी में जाओगे डिटर्जेंट होगा तो उसका तो काम ही है झाग बनाना, है ना, तो वही होता है।
तो एग्जांपल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल क्या क्या भैया, सोडियम लॉरेल सल्फेट, सोडियम 4 डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट एंड सोडियम 4 डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल सोडियम 4 1357 टेट्रा मिथाइल ऑक्टाइल बेंजीन सल्फोनेट। अब याद तो तुम्हें करना पड़ेगा, मैं नहीं याद करने वाला इसको, ठीक है, समझ आ गया। इंपॉर्टेंट है ये जानकारी जरूरी भी है क्योंकि हमें अपने एनवायरमेंट के बारे में पता लग रहा है। इट्स नॉट ओनली फॉर योर एग्जाम्स, पर आपको भी अपने एनवायरमेंट के बारे में कुछ ऐसी चीजें पता चल रही हैं जो आपको लगता है कि यहाँ आज हमने कुछ सीखा है ना। तो इट्स इंपॉर्टेंट वेन एवर यू आर कमिंग ऑन यूट्यूब और किसी भी प्लेटफॉर्म पे यू आर स्पेंडिंग सम टाइम, तो या तो प्रॉपरली अच्छे से आप एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं या आप कुछ सीखने के लिए आते हैं, ठीक है। तो आज कुछ सीखा है, राइट। वाई डू सोप्स नॉट वर्क इन हार्ड वाटर, सोप में ऐसा क्या होता है, वो ऐसा क्या प्रेसिपिटेट बना देते हैं, ठीक है। देखिए, सोप्स आर वाटर सॉल्युबल सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड, है ना। पाल्मिटिक हो गया, स्टीरिक हो गया, ओलिक एसिड हो गया, फाइन। हार्ड वाटर में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होते हैं, है ना। तो कैल्शियम आयंस होंगे, मैग्नीशियम आयंस होंगे, ठीक है। जब वो सोप के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म कोरिस्पॉन्डिंग मैग्नीशियम कंपाउंड या कैल्शियम कंपाउंड, वो इनसॉल्युबल होते हैं। तो हार्ड वाटर से कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस आए, यहाँ से सोप से आपका वो सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड आया, जब वो मिलेंगे तो जो सोडियम आयन है उसका, सोप में जो सोडियम आयन है, जब ये CaCl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सोडियम हटा के कैल्शियम बन जाएगा यहाँ पे, तो ये कैल्शियम सॉल्ट बन जाएगा ये। तो सोडियम सॉल्ट तो सॉल्युबल था, पर ये जो कैल्शियम सॉल्ट बना ये इनसॉल्युबल है, और वो फिर बनता है आपका जो स्कम। ये आप देख सकते हैं ना, ये हार्ड वाटर में ये जो है ना तैर रहा है, दिस इज स्कम, सोप स्कम। और ये सॉफ्ट वाटर था, इसमें आप देख रहे हैं झाग बन रहा है यहाँ पे, ये देखिए हार्ड वाटर है, झाग नहीं बना। सॉफ्ट वाटर में देखिए कितना झाग बन गया, और ये नीचे पूरा क्लियर है। जबकि हार्ड वाटर में यहाँ पर क्या है, ये जो मिल्कीनेस है, ये जो दूधलापन जो इसमें है, दैट इज बिकॉज ऑफ द वो जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं वो वहां पर पूरे फ्लोट कर रहे हैं, मतलब, ठीक है। ओके, तो दिस इज क्लियर। चलिए, ये रिएक्शन भी याद कर लेना, इसको लिख लेंगे एक बार, प्रैक्टिस कर लेना। नाउ कैन यू यूज सोप एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट टू चेक द हार्डनेस ऑफ वाटर? हाँ यार, बिल्कुल। सोप में क्या होता है, दे गेट प्रेसिपिटेटेड, हार्ड वाटर में प्रेसिपिटेट कर जाएगा, ठीक है, जब कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होंगे। बट जो डिटर्जेंट है वो नहीं करता। तो सोप बट नॉट सिंथेटिक डिटर्जेंट कैन बी यूज टू चेक द हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। क्योंकि डिटर्जेंट जो सिंथेटिक वाले हैं वो तो हार्ड हो सॉफ्ट हो, बोला हम तो झाग दोनों में दे देंगे, तो तुम बता नहीं पाओगे कि पानी सॉफ्ट था कि हार्ड था। पर सोप जो है वो सिर्फ सॉफ्ट वाटर में झाग देगा, हार्ड वाटर में नहीं देगा। तो सोप को यूज करके आप हार्डनेस के बारे में कमेंट कर सकते हो कि ये पानी हार्ड है या सॉफ्ट है ना। सिंथेटिक डिटर्जेंट को यूज करके नहीं कर सकते आप ऐसा। नाउ 25th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। ये हमने सरफेस केमिस्ट्री में भी पढ़ा होता है, ठीक है, कि सोप में बेसिकली क्या है, लॉन्ग चेन आपके पास अल्काइल पार्ट है और लास्ट में आपका CO नेगेटिव, है ना, ये है। तो अब यहां पे, ठीक है, यहां पर इसके बाद आगे चले कि आपका कैटायन होगा। ये जो पार्ट है लास्ट एंड वाला, ये पोलर है, पोलर हेड है ये, ठीक है। और ये इसके पीछे जो है ये आपकी नॉन पोलर टेल आ गई, पूंछ आ गई। तो नॉन पोलर को अट्रैक्ट करेगा, लाइक डिजॉल्व, लाइक, तो जो ग्रीस होती है, ऑयल होता है, डर्ट होता है, वो नॉन पोलर होता है। तो ये जो टेल है वो जाके उसमें घुस जाती है, मतलब उसको अट्रैक्ट करती है। और ये जो पोलर हेड है वाटर पोलर है, तो ये पानी के साथ इंटरेक्ट करता है आसानी से, तो इस वजह से सोप पानी में घुल पाता है। तो ये जो पोलर हेड है इसकी वजह से सोप पानी में घुल पाता है, ओके। और ये जो टेल है इसकी, ये जाके ग्रीस ऑयल डर्ट के साथ इंटरेक्ट करेगी, उसमें चिपक जाएगी। तो ये जो सरफेस है इसके ऊपर देखिए ग्रीस जमी हुई है, ग्रीस लगी हुई है। तो ये सोप के जो ये पार्टिकल्स हैं ये आ रहे हैं, है ना, आके ग्रीस के साथ इसकी जो टेल है वो उसके साथ इंटरेक्ट करके चिपक गई, और धीरे 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 ग्रीस के पार्टिकल को पूरी तरह से घेर के ये सरफेस से बाहर निकाल लेंगे और बीच में ट्रैप कर लेंगे, बस। तो इस तरह से हम क्लींजिंग करते हैं। अब आप बोलोगे सर ये पार्टिकल आपस में चिपक नहीं सकते, ये जो ग्रीस ग्रीस आपस में मिल जाए? नहीं, क्यों, ये आयन और ये आयन आपस में रिपेल कर रहे हैं। ये जो हेड है ये यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज है ना, तो ऐसा ये हेड ये हेड ये हेड ये आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो इनके वापस आपस में चिपकने का स्कोप नहीं है, ये वैसे ही अलग से सेट अपना तैरते रहेंगे वहां पे, ठीक है। तो दैट इज द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। अब इसको आप अगर
शब्दों में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आपको ये कहानी लिखनी पड़ेगी। तो क्लींजिंग एक्शन सोप, सोप्स कंटेन टू पार्ट्स, एक लंबी अल्काइल चेन जो कि नॉन पोलर है, हाइड्रोकार्बन विद हाइड्रोफोबिक है ना, वाटर हीटिंग है, रिपेलिंग है, और एक हेड होता है नेगेटिवली चार्ज हेड जो उसको पानी में घुलने में हेल्प करता है, वो हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है। तो सॉल्यूशन में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल बीइंग पोलर, तो पानी और वो हेड जो है वो आपस में इंटरेक्ट करके आराम से उसको डिसॉल्व कर लेगा, और जो उसका पूंछ वाला पार्ट है, टेल वाला पार्ट, वो जाके डर्ट ऑयल ग्रीस उसके साथ जाके इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो व्हेन सोप इज डिसॉल्व्ड इन वाटर द मॉलिक्यूल्स गैदर टुगेदर एज क्लस्टर्स, तो ऐसे करके क्लस्टर्स बन जाएंगे। ठीक है, ये आपके हेड है नेगेटिवली चार्ज, तो ये आपके हेड है, ताकि बाहर सरफेस पे सिर्फ हेड रहे, है ना, ये आपका एक क्लस्टर सा बन गया एक। तो पानी जो इंटरेक्ट कर पा रहा है वो किससे इंटरेक्ट कर पा रहा है, जो बाहर पार्ट है वो, है ना, ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्ट है पानी इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। जो वाटर रिपेलिंग अल्काइल चेन थी वो अंदर है, वो यहाँ है। ठीक है, पानी उसका इंटरेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि पानी उसके साथ मिक्स हो भी नहीं पाएगा। तो ये एक मिसल बन जाते हैं, आपने सरफेस केमिस्ट्री मिसल्स के बारे में पढ़ा हुआ है, और धीरे धीरे फिर वो डर्ट ऑयल के साथ इंटरेक्ट करके उसको निकाल के अलग कर लेते हैं। ओके, दिस इज क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, इफ वाटर कंटेन्स डिसॉल्व्ड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट out of soaps and synthetic detergents, which one will you use for cleaning clothes? अगर भैया वाटर में आपके कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो कैल्शियम आयंस होंगे, हार्ड हो गया, हार्ड में सोप आपका यूज नहीं हो सकता क्योंकि प्रेसिपिटेट बना देगा वो, तो इसे डिटर्जेंट यूज करेंगे, कौन से, सिंथेटिक डिटर्जेंट। तो आई थिंक दैट एंड्स, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। चलिए अब इसको शेयर कर दीजिए सब जगह पे, और जहाँ पर भी आप शेयर करें डू यूज #Canvas classes to support my efforts and I'll be very 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 grateful to all your love and support। and बाकी आप मेरे को अगर इंस्टा पे शेयर करते हैं कोई स्टोरी तो आप मेरे को वहाँ पे टैग कर सकते हैं सो दैट आई कैन फर्दर शेयर इट। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसको आगे शेयर कर देना और अपने जूनियर्स को, दोस्तों को, सबको बुला लीजिए कैनवस क्लासेस के ऊपर, एंड थोड़ा करो यार प्रमोशन, क्या कर रहे हो। ठीक है, चलिए थैंक यू, बाय।